कर लेते हैं रिपोर्टर लाइव का और हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति की हर बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। शहर शहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उन तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। और इसी प्रकरण में, इसी सिलसिले में हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता पर किया गया विवादित टिप्पणी, अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल शिवानी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर द्वार को छोड़कर जिस तरह से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और वो एक पीठ गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, ऐसे में एक मौलवी द्वारा इस तरह का उनकी मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी करना और मौलवी को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस नाम के लिए, उस रूप के लिए जाने जाते हैं। जब कोरोना कालखंड में उनके पिता का निधन हुआ था तो वो अपने पिता के निधन पे भी श्रद्धांजलि सभा में नहीं गए थे, बल्कि राजधर्म का पालन करते हुए जनता की सेवा में, यूपी की जनता की सेवा में लगे हुए थे। क्योंकि कोरोना कालखंड में तमाम लोग अकाल मौतों से जूझ रहे थे। जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही थी, उनको लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करके वो जन सेवा में लगे हुए थे। ऐसे में मौलाना द्वारा विवादित टिप्पणी किए जाने पे उनकी मां को लेकर के बलरामपुर में जिलाध्यक्ष बीजेपी द्वारा आज एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा प्रदेश के 83 जगहों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, भाजपा के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हैं, जिनकी तरफ से तहरीर जारी की गई है। और हिंदू संगठनों ने ऐलान भी किया है कि अगर मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मौलाना अब चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पे अभद्र टिप्पणी की थी, अब उनके लिए गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब देखना होगा कि मौलाना की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। वहीं योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो आज 5KD आवास पे उन्होंने जनता दर्शन लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण के उन्होंने उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके अलावा MOU साइन प्रक्रिया में आज ओरिनेशन होटल में अभी सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर लें तो 2:30 बजे प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं और उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और अन्य जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा बैठक करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा हम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की बात कर लें तो ब्रजेश पाठक आज पश्चिम बंगाल दौरे पे हैं, और अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, लगातार मोदी सरकार पे हमलावर है। आज हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि विदेश नीति को बीजेपी सरकार ने गिरवी रख दिया है। वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि इजराइल ईरान जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत का स्टैंड क्या है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पे लगातार हमलावर है। कभी SIR के बहाने, कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी PDA की बात को लेकर के, तो कभी विदेश नीति को लेकर के। जी शिवानी। और राघवेंद्र, हर बार देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, अखिलेश यादव की अगर बात करें, और केवल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही नहीं, उनकी पार्टी के अन्य दूसरे नेता भी जब टिप्पणी, विवादित टिप्पणी की लेकर बात आती है, साधु संतों की तरफ से अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी की जाती है तो देखने को मिलता है कि उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है, कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की मां को लेकर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उनके ऊपर, क्या इस बारे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई आलोचना, कोई निंदा? हालांकि उम्मीद हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी। बिल्कुल शिवानी, आपका वाजिब सवाल है। चूंकि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री की मां को लेकर इस तरह का कोई भी मौलवी अभद्र टिप्पणी करता है या कोई भी व्यक्ति करता है तो त्वरित टिप्पणी आनी चाहिए थी, वो सकारात्मक टिप्पणी आनी चाहिए थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया, और यही समाजवादी पार्टी की मजबूरियां होती हैं कि अपनी PDA की बात करते करते, माइनॉरिटी की बात करते करते वो भूल जाते हैं कि हम प्रदेश के मुखिया का विरोध कर रहे हैं, प्रदेश के मुखिया का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को मुखर होना चाहिए, बयान जारी करना चाहिए, उससे तो पीछे हटती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिन मुद्दों पर हम विदेश नीति की बात कर लें, डिप्लोमेसी की बात कर लें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लें, जिन मुद्दों पे साइलेंट रहना चाहिए वहां पे मुखर होकर उनके बयान आते हैं। अभी तक इस पे समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जी शिवानी। बिल्कुल राघवेंद्र, वैश्विक पटल पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजियों में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता हमारे देश में विपक्ष की ओर से, और ये बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब किसी दूसरे नेता के खिलाफ, खास करके जब मुख्यमंत्री की माता के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, तो वोट बैंक की राजनीति कुछ इस कदर प्रबल होती है कि सही गलत का भी भान नहीं रहता और दो टूक भी उस पर बोलना हमारे नेतागण वाजिब नहीं समझते। राघवेंद्र, अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर अन्य बड़ी खबरों की बात कर ले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें प्रदेश में हर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर तो नजर रहेगी ही, इसके अलावा क्या इसको चुनावी तैयारी से भी जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर लें या फिर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दौरों की बात कर लें या जितनी कमिश्नरियां हैं उनके दौरों की बात कर लें, 2017 में जब सूबे की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला तो वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो हर जनपद में भ्रमण करने का काम किए, वहाँ की जनता की समस्याओं का नब्ज टटोलने का काम किया कि आखिर जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है, धरातल पे किन चीज़ों की जरूरत है। कुछ ऐसे भी जनपद थे जैसे गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, खास करके नोएडा की, बिजनौर की बात कर लें, यहाँ कोई मुख्यमंत्री इस डर से नहीं जाता था कि कुर्सी चली जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नोएडा का और बिजनौर का बार बार दौरा किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था कैसे बनानी है, आम जनता जो 22-23 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उनको सुरक्षा कैसे दिया जा सकता है, जो आधी आबादी है महिला सुरक्षा खास करके उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, जिसमें प्रदेश के आला अधिकारी तो सम्मिलित होंगे ही, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और राजीव कृष्णा जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और एडीजी एलओ एसटीएफ अमिताभ यश के अलावा प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होंगे। तो कहा जा सकता है कि विकास कार्यों की समीक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के ये समीक्षा बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और तमाम अन्य चीजें, विकास कार्यों की अगर बात करें उसको लेकर ये बैठक अहम है। हालांकि चुनाव की रणनीति से इसको जोड़ना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी और वाजिब भी नहीं होगा। और अब आगे बढ़ेंगे, रिपोर्टर लाइव में अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। अजहर, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास है, क्या बड़ी खबरें हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे आज से जो है तमाम तर जो स्कूल है वो दोबारा से खुल गए हैं। आपको बताता चलूं कि 9th से लेकर 12th तक जो 20 फरवरी को पहले ही ओपन किए गए थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के टेंस की वजह से उसको फिर बाद में बंद किया गया था। तो उसके बाद में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी जो पुलिस के टॉप ऑफिसर्स है, मीटिंग के बाद में ये निर्णय लिया गया कि आज से जो है तमाम तर जो स्कूल है, कॉलेजेस है वो खुल गए हैं। और आपको बताता चलूं कि जो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक जो एक लॉन्ग विंटर वेकेशन था वो आज खत्म हो गया और आज तमाम तर जो स्कूल हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जो है वो ओपन हो गए। और कहीं ना कहीं आज सुबह जब हमने देखा कि रोडों पे एक खुशगवार मौसम और नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके जो आज एक अलग सी रौनक जो है पूरे मार्केट में देखने को मिल पा रही है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें कि जिले किश्तवाड़ के जो एनएचपीसी बिल्डिंग में बीती रात एक भीषण आग नमूदार हुई और जिसके नतीजे में ये बिल्डिंग जो है आग की नजर हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मासूम हुई है। अलबत्ता इस बिल्डिंग में जो तमाम जो रिकॉर्ड है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से जल गया है। हालांकि इस आग को बुझाने के लिए ये काफी बड़ी आग थी। 100 लोकल एम्प्लॉयज के साथ साथ जो दमकल की गाड़ियां हैं वो पहुंची और इसके बाद में सिविल पुलिस के साथ साथ बाकी स्थानीय लोग भी पहुंचे और आग पे काबू पा लिया गया। हालांकि ये आग की बेशन थी कि इस बिल्डिंग को चंद मिनटों के अंदर जो है आग की नजर हो गया, लेकिन इस आग के बाद में किसी की हताहत होने की कोई खबर मासूल नहीं हुई है। दूसरी खबर की अगर आप बात करें कि एसीबी की जानिब से जो है जम्मू के हेडक्वार्टर में, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने इस समारोह में हिस्सा लिया और यहाँ पे एक अहम बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया गया और वर्चुअली मोड के ऊपर जो है कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा इलाके में भी एसीबी की जानिब से एक बिल्डिंग बनाई गई, उसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद में एलजी मनोज सिन्हा ने संबोधित हुए कहा कि सभा से संबोधित हुए कहा कि एसीबी को जो है पूरी जो है मेहनत के साथ वो काम कर रही है पूरे घाटी में और इस हवाले से उनको भी सराहा है। अगर हम एक और खबर की अगर बात करें, इस समय हम जिले दक्षिणी कश्मीर में है और दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में है और यहाँ पे स्थित 18 बटालियन सीआरपीएफ में ठीक मेरे पीछे अब से थोड़ी देर से पहले जो है यहाँ के कमांडेंट जो है वो यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। दरअसल ये प्रोग्राम जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के
दौरा। हम देख रहे हैं कि लगातार सेना, जवान, सीआरपीएफ, चाहे बॉर्डर से लेके इंटीरियर एरियाज तक हर एक इलाके में हम जवान को देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या एंटी टेरर एक्टिविटीज को यहाँ पे खत्म करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे जवान जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के बीच में यहाँ पे मेडिकल या ब्लड डोनेशन कैंप का और आयोजित किया गया, जो कि 87th जो राइजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में मुख्तलिफ प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे भी सीआरपीएफ की जानिब से यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि सबसे पहले जो है कमांडेंट ने पहले इनॉग्रेशन किया, और उसके बाद में पहले उन्होंने ही अपना खून का अतिया पेश किया ताकि जवान में एक उत्साह बढ़े। और इसके बाद में तकरीबन 25 के करीब यहाँ पे जवान जो तैयार है, जिन्होंने अभी तक जो एक के बाद एक जो है यहाँ पे अपना जो खून का अतिया है, रक्तदान जो है वो पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो है गौरव का माहौल भी है, और ये जाबाज हीरो जो है, चाहे बॉर्डर्स की बात करें, चाहे इंटीरियर एरियाज की बात करें, किसी से कम नहीं है। वाकई तौर पे ये लक्ष्य देख के यहाँ पे सारे भावुक हुए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम का जो जवान है, तकरीबन 25 के करीब जो जवान है, उन्होंने अपना जो खून का अतिया है। अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे। दुनिया भर में तमाम वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, और इस दौरान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर जवानों की तरफ से कोई खास ऑपरेशन, किसी खास तरीके का सर्च ऑपरेशन क्या चलाया जा रहा है, या फिर रूटीन की तरह से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है आम दिनों में वैसा ही माहौल है? क्योंकि किसी तरीके की सजगता की कोई खबर तो फिलहाल नहीं आ रही बॉर्डर एरिया से। लगातार जो जवान है वो बॉर्डर एरिया से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया से लेके इलाके का जो है हाई अलर्ट मोड पे है। लगातार सर्च अभियान जो है, उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन और बाकी जो सैटेलाइट के माध्यम से पूरी तरीके से पूरे देश पे जो है निगरानी रखी जा रही है। हमने देखा था कि बीते दिनों कई एक ड्रोन की एक्टिविटी हमने देखा था कि सांबा या कुटवा के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर जो ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई, तो उसको भी यहाँ पे नाकारा बना दिया गया। हालांकि उस ड्रोन के जरिए यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स को यहाँ पे सप्लाई किया जाए, ताकि यहाँ के यूथ को यहाँ पे बर्बाद किया जाए, क्योंकि आतंकी का आज की डेट में पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे कोई नामो निशान जो हम यूं कहेंगे कि डूबती हुई नैया है। और इस सिलसिले में लगातार सेना की जो काविशें हैं वो लगातार यहाँ पे चल रही है। हालांकि ठीक जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दक्षिणी कश्मीर है, काफी अर्ली जब हम 2016 से ऊपर की बात करें तो वहाँ पे ये इलाका जो है काफी बॉयल माना जाता था, लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों की वजह से ये इलाका बिल्कुल कॉम है और 0% के बराबर यहाँ पे बिल्कुल। और इसी तरीके की गश्त की जरूरत और सुरक्षा व्यवस्था के कड़ी रहने की जरूरत है। और जैसा कि आपने कहा अजहर, तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिर चाहे ड्रोन या ड्रोन कैमरे की बात ही क्यों ना हो, उससे निगरानी रखी जा रही है, ताकि दुनिया भर में जिस तरीके से वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, देश के भीतर भी छुटपुट जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन तमाम प्रकरणों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और हालात को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा जा सके। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर्स लाइव में, और गैरसैंण से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उपेंद्र, बहुत कुछ खास है आज। अगर उत्तराखंड की बात करें तो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले विपक्ष ने तमाम रणनीतियां बना ली थी किस तरीके से सरकार को घेरना है, और गैरसैंण में भी बड़े प्रदर्शन की खबर भी सामने आई थी, कार्यकर्ताओं को जुटाने का आह्वान कर रही थी कांग्रेस वहां पर। और इस वक्त जब आप गैरसैंण में मौजूद हैं तो राजनीति के इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, राज्यपाल का अभिभाषण जिस तरीके से सुबह 11 बजे जो है उनका अभिभाषण जो है सदन के अंदर जो है जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा था कि बजट की शुरुआत काफी हंगामेदार रहने वाली रहेगी, ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से सदन के बाहर जो है वो हंगामा करते हुए भी नजर आए। जिस तरीके से उनका ये मानना था कि यह इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही जिस तरीके से बजट को जो है सदन के पटल पर रखा जा रहा है और उसको इस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हर साल ये देखा जाता था कि जब बजट की शुरुआत होती थी तो पहले दिन जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण होता था और उस पर जो है वो चर्चा की जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो है इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के ये देखा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है 3 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो जो है बजट जो है वो सदन के पटल पर रखेंगे और आज बजट भाषण जो है वो पढ़ते हुए
भी दिखाई देंगे। तो उसको लेकर जो है विपक्ष का यह कहना है कि जिस तरीके से जो समय अवधि जो निर्धारित की गई है 9 मार्च से 13 मार्च तक की, उसमें यह माना जा रहा है कि उसको भी पूरा समय जो है वो सरकार नहीं देना चाहती है, इससे पहले ही सत्र को खत्म करना चाहती है। साथ ही साथ जो प्रश्नकाल को लेकर जो लगातार इस बात के मुद्दे को उठा रही थी कि प्रश्नकाल के मुद्दे पर जो है सरकार चर्चा होने नहीं देना चाह रही है। जो मूलभूत मुद्दे जो आम लोगों के हैं उनको सदन के अंदर जो है जिस तरीके से जो विधायक हैं, जो विपक्ष है वो उठाना चाहती है, लेकिन उस पर भी जो है उन मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है, बजट जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, कल अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, तो ऐसे में प्रश्नकाल कब चलेगा, जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चर्चा कैसे होगी, उसको लेकर जो है विपक्ष ने आज जिस तरीके से जो है वो प्रदर्शन किया है। लेकिन जिस तरीके से आज 3 बजे जो है सदन के पटल पर 1,11,000 करोड़ के लगभग जिस तरीके से जो बजट आज लगभग पेश किया जाएगा, उस पर जो है जिस तरीके से बतौर मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है वो आज बजट भाषण को पढ़ेंगे। उसमें ये देखा जा रहा है कि काफी लोक लुभावना ये बजट होने वाला है। इस बार जो है कई बड़ी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री उपेंद्र, बजट तो निश्चित ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। जगह जगह पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, संवाद किया उन्होंने लोगों से, उनकी भी जरूरतों को समझने की कोशिश की ताकि एक संतुलित बजट जो कि लोगों की इच्छा के अनुसार हो वो बनाया जा सके। लेकिन ये जो ऐतिहासिक बदलाव इस बार देखने को मिला कि राज्यपाल के अभिभाषण के ठीक बाद बजट पेश होने जा रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अभिभाषण पर चर्चा होती है और पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, लेकिन इस बार ये बड़ा फेरबदल होने को देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष तो तमाम सवाल उठा ही रहा है, सत्ता पक्ष इस पर क्या कह रहा है, क्या वजह आन पड़ी? ऐसे में तो फिर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है लगातार पुष्कर सिंह धामी को लेकर, जिस तरीके से कह रहा है कि प्रश्नकाल से बचते हैं और हमेशा ही सोमवार के दिन नहीं पहुंचते हैं सदन में, ऐसे में तो फिर उनकी ये तमाम बातें, तमाम आरोप वाजिब लगने लगेंगे। क्या सत्ता पक्ष की तरफ से इन पर कोई खंडन या कोई किसी तरीके का स्पष्टीकरण सामने आया? मुख्यमंत्री से जब हमने बातचीत की कि जिस तरीके से जो है विपक्ष लगातार जो हंगामा कर रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आज इतिहास में पहली बार जो है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से बजट को रखा जा रहा है और इसके बाद जो है वो चर्चा नहीं होने दिया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि जो है तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि 600 प्रश्न जो है विधायकों के द्वारा जो है वो लगाए गए हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए और तमाम जो मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहते हैं, या विधायक सत्ता पक्ष के हों या मंत्री हों जो उठाना चाहते हैं, सवाल जवाब सरकार से करना चाहती है, तो उस पर हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हमने बदलाव किया है, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट जो है वो पेश किया जाएगा, उस पर बजट पर भी जो है पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जो विश्वास रहता है कि किस तरीके से बजट रहना चाहिए, हमने जिस तरीके से जो जन जन की सरकार जनता के द्वार पे जाकर जिस तरीके से बजट को किस तरीके से बनाना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो बातचीत की है, तो ऐसा हम चाहते हैं कि परिपूर्ण चर्चा जो है बजट के दौरान जो है वो हो। लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि विपक्ष इस पर जो है वो हंगामा कर रहा है, सदन के अंदर भी देखा गया है कि अभिभाषण के दौरान जो है विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सरकार ने जो घोषणाएं की, जो तमाम सारे जो विकास कार्यों के जो दावे किए हैं, वो पूरी तरीके से धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से जो विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब भी मूलभूत मुद्दों की बात आती है, उन पर चर्चाओं की बात आती है, तो खुद विपक्ष जो है सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से जो अवधि 9 मार्च से 13 मार्च की जो रखी गई है, उस पर पूरी चर्चा जो है वो हो, चाहे वो बजट को लेकर हो, अभिभाषण को लेकर हो, जो प्रश्नकाल है उन प्रश्नकाल के दौरान जो है पूरी चर्चा जो है वो होनी चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में ये भी अजीब प्रकरण है, एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, सवालों के जवाब देने से भाग रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष केवल हंगामा करने में मशगूल है, दरअसल मूलभूत मुद्दों पर वो खुद चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब समझना होगा कि चर्चा कौन करना चाहता है और कौन करना नहीं चाहता। उपेंद्र, सबके बीच एक और सवाल रहेगा आपसे। बीते दिनों हमने देखा कि जगह जगह पर कांग्रेस की तरफ से बैठकें आयोजित की गई, कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया और कोशिश ये भी रही कि सभी को गैरसैंण में एकत्रित किया जाए ताकि सरकार से जो भी उनकी मांग
मांगे हैं, जो भी आरोप हैं उनके खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां पर करने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वहां भी संघर्ष कर रही है, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या उस तरफ से भी कोई खबर सामने आ रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आज जिस तरीके से जो है उत्तराखंड क्रांति दल, जो क्षेत्रीय दल उत्तराखंड का माना जाता है, उनके द्वारा जो है ये परिसर के ठीक अगर 4 किलोमीटर नीचे जो है वो वहां पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है। उनका जिस तरीके से स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग की जो है लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, उसको लेकर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। हालांकि आज कांग्रेस की ओर से कोई प्रदर्शन जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज जब बजट पेश होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो कल ये हो सकता है कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण परिसर में के वहां पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। जो उनके मूलभूत मुद्दे हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, भराड़ीसैंण को स्थायी राजधानी देनी है, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर जो बात लगातार विपक्ष कर रहा है, उसको लेकर जो है वो सरकार को तैयारियां तो पूरी है विरोध प्रदर्शन को लेकर, लगातार कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का और गैरसैंण में जुटने का आह्वान भी किया जा रहा था, लेकिन इन तैयारियों में कितना दम है वो दिखेगा, और दिखेगा भी कि नहीं इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बजट को लेकर जरूर उथल पुथल मचा हुआ है, राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, और आज जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे उस पर भी विपक्ष किस तरीके से उनको घेरता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। राघवेंद्र, उपेंद्र और अजहर हमारे साथ जुड़े थे और तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार